वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज से मैं पॉलिटिकल साइंस की एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। बोर्ड कक्षाओं का, जैसे कि आपको पता है, टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो अब बोर्ड कक्षाओं के लिए कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, मतलब महत्वपूर्ण जो अध्याय है, पहला जो अध्याय है शीत युद्ध का दौर, उसके संबंध में मैं आज से एक नया श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक पाठ का क्विक रिवीजन कराऊंगा कुछ ही मिनटों में, यानी कि 10 से 12 मिनट के अंदर पूरे पाठ का क्विक रिवीजन करेंगे। और पिछले बार भी मैंने ये वीडियो इस तरीके बनाए थे और लगभग 100% प्रश्न है इसी तरह के, इन्हीं मतलब वीडियो में से आए थे। तो आशा करता हूँ इस बार भी इसमें से अधिकांश प्रश्न आएंगे। तो पहला जो कक्षा 12 की अध्याय समकालीन विश्व राजनीति का पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। आज हम शीत युद्ध के दौर के बारे में पढ़ेंगे, तो कोशिश करूंगा फटाफट आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो पहला है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और उसके क्या परिणाम हुए। तो अमेरिका के तट से लगे छोटे से देश क्यूबा का लगाव सोवियत संघ से था, यानी जब शीत युद्ध के दौरान 2 भागों में विश्व बटा हुआ था, तो क्यूबा का है वो लगाव सोवियत संघ की तरफ से था, जिससे वो कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करता था। सन 1962 में सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता खुश्चेव द्वारा क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित करने और वहां परमाणु मिसाइलें तैनात करने से अमेरिका चिंतित हो गया, और जिस कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जबकि रूस के जो नेता थे वो निकिता खुश्चेव थे, ये भी दोनों इंपोर्टेंट प्रश्न है, ने अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे कर रूसी जहाजों को रोकने का आदेश दिया, और जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। तो ये विश्व इतिहास और समकालीन विश्व इतिहास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्यूबा मिसाइल संकट। और हालांकि दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया, और क्यूबा संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो अगला टॉपिक है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का क्या आशय है, तो सामान्य इसका अर्थ है कि ऐसी अवस्था जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित हो, तनावपूर्ण हो, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध न लड़ जाए, यानी युद्ध तो हो लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं हो। और शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ तथा उसके साथी देशों के बीच में प्रतिद्वंद्विता, इसमें क्या क्या था, एक तो प्रतिद्वंद्विता थी, तनाव था, और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा, और जिसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समापन, यानी कि जैसे 1945 से, जब अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, तो उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो उससे शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, और इसका अंत है 1990-91 में, जो सोवियत संघ का विघटन हो गया उस तक माना जाता है। तो ये शीत युद्ध का जो दौर है 1945 से लेकर 1990-91 तक चला। तो इसमें 2 भाग थे द्वितीय विश्व युद्ध में, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में इसमें अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि शामिल थे, ये द्वितीय विश्व की बात है। जबकि दूरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी और जापान, ये इटली, जर्मनी और जापान 3 देशों का जो समूह था, जिसको दूरी राष्ट्र कहा गया। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है। अब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देते हैं, और इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी कंपटीशन में भी हर बार पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध मैंने पहले बता दिया, 1939 से 1945 तक चला, और इसमें 2 भाग थे, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे वो मैंने पहले बता दिए। अब इनका जिसका अंत है अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 बड़े शहरों, एक तो हिरोशिमा था, दूसरा नागासाकी, जापान के 2 बड़े शहरों थे, उनमें से हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एक बम गिराया गया था, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय। तो ये बम के नाम भी कई बार 1 नंबर में पूछ सकते हैं। दूसरा नागासाकी पे जो गिराया गया था 9 अगस्त को, एक 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को गिराया गया था, और 1945 में, और इसका नाम था फैटमैन। हिरोशिमा पे गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय, और नागासाकी पे गिराए गए बम का नाम ये फैटमैन था। तो ये दोनों बमों को गिराने से ये शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है, और इसके बाद ये इसकी शीत युद्ध की शुरुआत और द्वितीय विश्व की समाप्ति मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण था। दूसरा है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में विश्व में 2 ध्रुवीयता का जो एक उदय हुआ था, और जिसमें आपको बता दूं कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसकी समाप्ति के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। पहला था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था, और इसके नेतृत्व में अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय देश इसमें शामिल थे। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि यूरोप के जो 2 भाग थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोपीय जो देश थे वो अमेरिका के गुट में शामिल थे, जबकि और उन्हीं गुटों ने, यानी अमेरिका के जो गुट ने 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की है वो स्थापना की थी, और जिसमें 12 सदस्य थे।
तो ये पूंजीवादी गुट था वो अमेरिका के समर्थन वाला था। दूसरा जो गुट था साम्यवादी समाजवादी गुट, यानी इस गुट के जो भी सदस्य थे देश थे वो साम्यवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, प्रभावित थे। इसका जो मुखिया था सोवियत संघ था। तो यानी दूसरा जो गुट था वो सोवियत संघ के नेतृत्व में, इसमें पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। पश्चिमी यूरोप के देश है वो अमेरिका के तरफ थे, जबकि पूर्वी यूरोप के देश है वो इस गुट में शामिल थे। और इसने नाटो के विरोध में 1955 में वार्सा संधि की, जिसको वार्सा पैक्ट कहा जाता है, कि इसकी स्थापना की और जिसका उद्देश्य नाटो में शामिल यूरोप देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की बात है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना वो है अमेरिका ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन सीटो की स्थापना की थी। SEATO यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो की भी स्थापना की थी। वहीं सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने उत्तरी वियतनाम और उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। ये शीत युद्ध के दौरान की बात है। अब शीत युद्ध के दायरे क्या थे, शीत युद्ध का दायरा कितना था, क्या था, तो इसका ऐसे क्षेत्र जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या उनके होने की संभावना बनी, लेकिन मामला एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा, यानी तृतीय विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई। तो इसमें दोनों शक्तियों के बीच में एक तो कोरिया में संघर्ष हुआ 1950 से 53 के बीच में। इसके अलावा बर्लिन यानी जर्मनी में 1958 से 1962 तक, कांगो अफ्रीका के देश कांगो में 1960 में, क्यूबा का मिसाइल संकट आपको पता है 1962 का। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर भी सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति बनी, और खास करके जैसे वियतनाम और अफगानिस्तान में व्यापक जनहानि भी हुई। लेकिन परमाणु विश्व युद्ध से विश्व है वो परमाणु युद्ध से बचा रहा, यानी तृतीय विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई। और युद्ध को टालने में महाशक्तियों के संयम का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण थी, और संयुक्त राष्ट्र के जो भी महासचिव उस समय के तत्कालीन थे उनका भी अच्छा योगदान इसमें रहा। और अस्त्र नियंत्रण संधियां जो भी थी उन्होंने भी खास भूमिका निभाई, और इस कारण से तृतीय विश्व युद्ध की नौबत नहीं आई और शीत युद्ध का दौर है वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीयता को चुनौती, जिसका मेन पॉइंट है गुट निरपेक्षता। जैसे विश्व है 1945 के बाद में दो ध्रुवों में बढ़ गया था, जिसमें एक पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक अमेरिका था, दूसरा साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का समर्थक रूस था। इन दोनों के बीच में जो संघर्ष था उसको चुनौती देने के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, जिसमें शीत युद्ध के दौरान विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बटा हुआ था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को इन दोनों गुटों से अलग रहने का तीसरा विकल्प दिया। यानी कि जो भी नव स्वतंत्र देश है 1945 के बाद में 47 से 48 49 जो भी जैसे भारत आदि जो भी देश, खास करके एशिया और अफ्रीका के देश और लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो नए स्वतंत्र देश हुए, तो उनके सामने ये दुविधा थी कि या तो अमेरिका की तरफ जाए या रूस की तरफ। तो भारत और कुछ देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन एक चलाया, और इसका उद्देश्य ये था कि दोनों गुटों से स्वतंत्र रहकर उनको पास में तीसरा विकल्प मिल गया उन देशों को, ताकि वो दोनों गुटों से अपनी समान दूरी बनाए रखे। अब इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थापक नेता थे, इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया के तत्कालीन शासक जोसेफ ब्रोज टिटो थे, मिस्र के जो शासक थे गमाल अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो थे, और घाना के पहले प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा। तो ये 5 मुख्य रूप से विश्व लेवल के जो नेता थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेता माने जाते हैं। जैसे इसमें भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा। तो ये महत्वपूर्ण जो नेता थे गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए। अगला हमारा जो टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित, तो 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया के जो तत्कालीन यूगोस्लाविया था उसकी राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ, और जिसमें 25 देश शामिल हुए। यानी शुरुआत में 25 देश शामिल हुए, और इसकी सफलता इस बात में आपको दिख जाएगी कि 2019 में अजरबैजान में जो इसका 18वां सम्मेलन हुआ था, इसमें 120 सदस्य देश शामिल हुए। यानी जहां 25 देश थे, अब 2019 में इसके 120 सदस्य देश थे। तो ये इसकी प्रासंगिकता को अपने आप बताता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। ये न तो पृथकतावाद है और न ही तटस्थतावाद है, यानी दोनों शक्तियों से गुटों से समान दूरी बना करके रहने का और दोनों में शामिल नहीं होने का सिद्धांत है। अब यह नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकसित विकास करने की और अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। यानी ज्यादातर जो भी देश थे वो
उपनिवेशवाद के चंगुल से आज़ाद हुए थे, जैसे भारत भी ब्रिटेन के उपनिवेशवाद से जो भी पीड़ित था। इस तरह से अधिकांश जो भी देश आज़ाद हुए थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल हुए वो एशिया और अफ्रीका के देश थे, गरीब देश थे, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे और विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए थे। तो इनको अपनी जनता का विकास करना, गरीबी से उबारना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था और इन देशों की स्वतंत्रता की दृष्टि से भी आर्थिक विकास जरूरी था। इसी समय नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ और 1970 के दशक में के मध्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए आर्थिक दबाव समूह की भूमिका निभाई और 1980 के दशक में इसके प्रयास थोड़े ढीले पड़ गए। तो शुरुआत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया। अगला हमारा जो टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या स्थिति रही या भारत की क्या भूमिका रही? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में शामिल थे। तो अब गुटनिरपेक्ष से क्या भूमिका भारत की रही? तो पहला तो भारत ने अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमे से अलग रखा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ। अमेरिका और रूस से दोनों से समान दूरी बना करके दोनों खेमों से दूर रहा। दूसरा जो था कि नव स्वतंत्र देशों को भी महाशक्तियों के खेमे में जाने से रोका, क्योंकि उस समय अधिकांश यूरोप और एशिया के देश है वो आज़ाद हुए थे और वो देश उनको किसी न किसी गुट में शामिल होने की प्रबल संभावना थी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक नया विकल्प दिया और अधिकांश देश है वो गुटनिरपेक्ष में शामिल हुए और भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सकारात्मक थी। उसने प्रतिद्वंदियों के बीच में संवाद कायम करने और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के भी प्रयास किए और दोनों खेमों से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्रकुल को भी सक्रिय रखा। तो इस तरीके से भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो वर्तमान प्रासंगिकता है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है अब जैसे कि आपको पता है कि शीत युद्ध का दौर है वो समाप्त हो चुका है। 1990-91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद से लगभग शीत युद्ध की समाप्ति है। फिर भी गुटनिरपेक्ष की आज भी अपनी प्रासंगिकता है। यह आंदोलन वर्तमान समय में कि असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका हुआ है। तो ये आज भी प्रासंगिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसके अलावा एक जो शब्द आता है निशस्त्रीकरण, कई बार छोटा जो प्रश्न है इससे पूछते हैं। इसका आशय है कि समस्त प्रकार के हथियारों को न बनाना और विस्फोटक हथियारों को नष्ट करने या नियंत्रण करने पर बल देना। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ हुआ कि जो भी शस्त्र है उनको निशस्त्र करना, यानी कि या तो उनको शस्त्रों को बनाना नहीं या अगर कोई बने हुए शस्त्र है तो उनको हथियारों को नष्ट करना। शीत युद्ध के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे जिनमें 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का जो सिद्धांत था। इसके अलावा 1947 से 52 तक मार्शल प्लान, अमेरिका के जो भी राष्ट्रपति थे उन्होंने पश्चिमी यूरोप में पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता के लिए एक प्लान बनाया था जिसको मार्शल प्लान कहा गया। 1948 से 1949 तक सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। 1950 से 53 तक कोरिया का युद्ध हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1954 में 70वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन हुआ और सीटों का गठन हुआ। 1955 में बगदाद समझौता हुआ जिससे बाद में सेंटो समझौता भी कहा गया। तो ये शीत युद्ध के दौरान की कुछ घटनाएं हैं। इसके अलावा कुछ और घटनाएं भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1961 में बर्लिन की जो दीवार है वो खड़ी की गई। तो जर्मनी के जो विभाजन हुआ था पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में, उसमें बर्लिन की जो दीवार है वो 1961 में खड़ी की गई। 1962 में आपको पता है क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। इसके अलावा 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप रहा। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सोवियत संघ में सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई और 1989 यानी 89 में बर्लिन की दीवार गिरी। 1961 में जो बर्लिन की दीवार बनी थी वो दीवार है वो 1989 में गिरी, यानी 28 साल तक ये दीवार है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में बनी रही, यानी जर्मनी का जो है विभाजन चला और 1989 में जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ। तो 1961 से लेकर के 1989 तक यानी 28 साल तक बर्लिन की दीवार वो कायम रही और 1990 में जाकर के जर्मनी का एकीकरण हुआ, दीवार गिरी 89 में। इसके अलावा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स कई बार पूछ ली जाती है। तो जैसे एक तो नाटो की है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन या बगदाद संधि जिसको कहा जाता है। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। एलटीबीटी का मतलब होता है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, परमाणु हथियार से संबंधित ये संधि थी। तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इसमें वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली ये संधि थी, जिस पर अमेरिका रूस ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और ये संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स वगैरह थी। इसके अलावा 2 जो गुट मैंने बताए थे
शीत युद्ध के दौरान पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। तीसरा जो गुट था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन था। तो पूंजीवादी गुट में अमेरिका शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस शामिल था और पश्चिमी यूरोपीय देश शामिल थे। ये महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि पश्चिमी यूरोप के जो भी देश थे वो अमेरिका की तरफ यानी पूंजीवादी गुट में शामिल थे। दूसरा जो गुट था साम्यवादी समाजवादी गुट, जिसका नेतृत्व करता सोवियत संघ था, जिसके अंतर्गत और जो शामिल देश थे उसमें पोलैंड है, हंगरी है और पूर्वी यूरोप के देश, यानी जो भी भाग पूर्वी यूरोप का जो भाग है यानी कि जो रूस की तरफ भाग है उसके जो भी यूरोपीय देश थे वो साम्यवादी गुट में शामिल थे। इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य थे उसमें जैसे भारत है, मिस्र है, गाना है, युगोस्लाविया है, ये लगभग इसके संस्थापक सदस्यों में भी माने जाते हैं। और नाटो की फुल फॉर्म मैंने एक बार पहले बता दी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पहले पार्ट का क्विक रिवीजन पूरा हुआ। अब इससे संबंधित वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें और मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरे जितने भी पॉलिटिकल साइंस के जो कक्षा 12 के पार्ट है प्रत्येक पार्ट का मैं शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कम समय में पूरे पार्ट का रिवीजन हो जाए। आशा करता हूँ ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो अधिक से अधिक अपने साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।